हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज तरावगी और आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर इश्यू किया है सिलेबस 2016 के लिए, जो दिसंबर 2023 में हमारे एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए सीएमए इंटर के और सीएमए फाइनल के। तो आज हम सीएमए इंटर जो ओल्ड सिलेबस है उसका जो पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका यहां पे मॉक टेस्ट पेपर डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। उसके सॉल्यूशंस हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट ने अभी अपने सॉल्यूशंस, अपने सजेस्टेड आंसर नहीं दिए हैं, बट हमने अपने सजेस्टेड आंसर्स बनाए हैं जो कि हम आपके साथ यहां पे डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो एमटीपी सीरीज होती है वो हर बारी हम एग्जाम से पहले लेकर आते हैं और बाकी सब्जेक्ट की भी आपके लिए आने वाली है। अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन कर लीजिए। फ्री टेस्ट सीरीज वहां पे हम कंडक्ट कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग है तो ऑलमोस्ट 13 से ज्यादा टेस्ट हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, बट बाकी सब्जेक्ट के भी चल रहे हैं, कॉस्ट एफएम, ओएमएसएम, एससीएम वगैरह के, उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। अगर जो मैं यहां पे सॉल्यूशन आपके सामने करने वाला हूं, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे आप व्हाट्सएप करके सॉल्यूशन की डिमांड कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट करेंगे वहां पे आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है मॉक टेस्ट पेपर सीएमए इंटर का सिलेबस 2016 का, जो कि दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया है। यह सेट 1 है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आई थिंक इंस्टीट्यूट सेट 2 इश्यू नहीं करेगा फॉर सिलेबस 2016, क्योंकि उसका पैटर्न सेम ही चल रहा है। नो डाउट जो न्यू सिलेबस है उसके लिए इंस्टीट्यूट 2 एमटीपी इश्यू कर रहे हैं, 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर इश्यू कर रहे हैं। जो न्यू सिलेबस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस सेम है, जिसकी वजह से आपके लिए न्यू सिलेबस का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 है वो भी रेलिवेंट है, और जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी इश्यू किया है वो तो ऑफ कोर्स रेलिवेंट है ही। सबसे पहले तो मैं अगर पेपर के पैटर्न की बात करूं, सर ओल्ड सिलेबस दैट इज सिलेबस 2016 के पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 25 मार्क्स के बिट क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, जिसमें 10 एमसीक्यूज है, 5 मैच द फॉलोइंग है, 5 ट्रू फॉल्स एंड 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल रहे हैं। देन सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली दिसंबर 2023 में आपके एग्जाम के पैटर्न में सिलेबस 2016 के अकॉर्डिंगली कोई चेंज नहीं होने वाला। सर ऑफ कोर्स हमें पता है 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, 3 घंटे इसको करने के लिए अपने को मिलते हैं और 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सर सेक्शन ए में हमें बिट क्वेश्चन गिवन होता है। सेक्शन ए में हमें बिट क्वेश्चन गिवन होता है। बिट क्वेश्चन का मतलब है 4 तरीके के क्वेश्चन, एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की ही और पार्ट ए, तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव। सर क्वेश्चन नंबर 1 ए के पार्ट में आपको 10 एमसीक्यू गिवन है, हर एक एमसीक्यू की वेटेज 1-1 नंबर की रहेगी। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट यूनिट ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री। सर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कॉस्ट यूनिट क्या पेशेंट को टन में मेजर करते हो, या स्टूडेंट होते हैं वहां पे, या किलोवाट आवर होते हैं, या फिर पेशेंट डेज होते हैं? तो आंसर इज डी। सर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में चलता है पेशेंट डे। सेकेंड पॉइंट, डेप्रीशिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या डेप्रीशिएशन एक फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल है या नन? सर होने को कुछ भी होता है, बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड कॉस्ट में कंसीडर किया जाता है। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। थर्ड पॉइंट, आइडल टाइम इज टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन फैक्ट्री। नो। टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन ऑफिस। आंसर इज नो। टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स ऑफ देयर वर्क। सर आइडल टाइम वो टाइम होता है जो वर्क के ऑफ में मतलब जिस टाइम पे आप काम नहीं कर रहे होते वो टाइम आपका आइडल टाइम कहलाता है। चौथा, ओवर टाइम इज। सर ओवर टाइम क्या है? ओवर टाइम है एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन
नॉर्मल टाइम, सर आंसर इज यस, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर नॉर्मल वर्किंग आपकी 8 घंटे की होती है और आप एक्चुअल में 10 घंटे काम करते हो तो सर 2 घंटे आपका ओवर टाइम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। सर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते वक्त इनमें से कौन सा आइटम है जो इंक्लूड नहीं किया जाता? कैरीज इनवर्ड परचेज रिटर्न, सर ये तो स्टार्टिंग में ही जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हो तभी आ जाता है। सेल कमीशन इज द पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डी, इंटरेस्ट पेड जो होता है वो कॉस्ट शीट में नहीं आता क्योंकि इंटरेस्ट पेड इज ए फाइनेंशियल एक्सपेंस। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिक्स्थ, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू हॉस्पिटल, सर यस। सिनेमाज, आंसर इज यस। ट्रांसपोर्ट, आंसर इज यस। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो हर जगह अप्लाई होता है, हॉस्पिटल पे भी, सिनेमाज पे भी और ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग पे भी। ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। सेवंथ, आपको एक एमसीक्यू प्रैक्टिकल दिया गया, कहते हैं अगर सेल 90,000 रुपए हो और वेरिएबल कॉस्ट हो 75%, तो सर वेरिएबल कॉस्ट हो गई, इसका मतलब 90,000 का 75% 67,500। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सर कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया 22,500। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। एट्थ, पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ देयर इज ए डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। सर पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन और सेल का रिलेशन। कंट्रीब्यूशन और सेल दोनों को ही फिक्स्ड कॉस्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते। सी, देयर इज ए डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर सेलिंग प्राइस कम होने से पीवी रेशियो कम होता है, ना कि बढ़ता है, यहां पे बढ़ने की बात चल रही है। देयर इज ए डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सर आंसर इज यस। अगर वेरिएबल कॉस्ट में कमी होगी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो पीवी रेशियो भी बढ़ेगा। डी विल बी योर फाइनल आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइन्थ, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज नॉन एज वेरियांस। सी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरियांस। और लास्ट 10th एमसीक्यू, सेल्स बजट क्या एक्सपेंडिचर है, फंक्शनल है, मास्टर या नन? तो सर सेल बजट इज ए पार्ट ऑफ फंक्शनल बजट। तो मैं कहूंगा ये जो 10 एमसीक्यू दिए गए हैं एमटीपी के अंदर, ये तो मोस्ट इजीएस्ट, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इजीएस्ट कहीं ना कहीं एमसीक्यू दिए गए आपको। और इन एमसीक्यू को करने में आपको एग्जाम में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। 10 मिनट भी मैंने ज्यादा बोले हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर ये 10 एमसीक्यू आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं इसमें, केवल एक क्वेश्चन है जिसमें भी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है ज्यादा। तो कैलकुलेशन बेस्ड जहां पे एमसीक्यू होते हैं वहां पे टाइम लगता है। सर इस तरीके के एमसीक्यू को करने में टाइम नहीं लगता है। बी, सर जो बी गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, मैच द फॉलोइंग है। मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम 1 विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको 5 वर्ड कहूं या स्टेटमेंट कहूं गिवन है, और सिमिलरली कॉलम 2 में 5 वर्ड या 5 स्टेटमेंट गिवन है। जॉब टिकट, एस्केलेशन क्लोज, वीईडी एनालिसिस, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल एनालिसिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और कन्वर्जन कॉस्ट। कॉलम 2 में टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। सर वीईडी एनालिसिस जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है, तो थर्ड को आप मैच कर सकते हो ए के साथ। बीईपी चार्ट, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बीईपी चार्ट का रिलेशन होता है, तो आप 4 को मैच कर सकते हो बी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर एस्केलेशन क्लोज और सी दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के साथ आप मैच कर सकते हो। डी लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, सर लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाता है, 5 को आप मैच कर सकते हो डी के साथ। और ई जो है दैट इज ए मेथड ऑफ टाइम बुकिंग। सर जॉब टिकट जो है दिस इज ए मेथड ऑफ टाइम बुकिंग, आप 1 को ई के साथ मैच कर सकते हो। तो वन ऑफ द इजीएस्ट मैच द फॉलोइंग, आप बहुत इजीली इसको मैच कर पाते हो। इसके बाद सी की तरफ बढ़ते हैं, तो सर सी में आपको 5 से ट्रू फॉल्स गिवन है, आपको बस ये बताना है ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है कि फॉल्स है। पॉइंट नंबर 1, इफ फ्लेक्सिबल बजट इज वन विच चेंजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। सर बिल्कुल फ्लेक्सिबल बजट जो है वो हम चेंज करते हैं हर साल, ईयर टू ईयर, टाइम टू टाइम बेसिस पे, यू कैन से दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट, वेरियांसेस आर कैलकुलेटेड फॉर बोथ मटेरियल एंड लेबर। सर यस, मटेरियल के लिए भी वेरियांसेस निकलते हैं, लेबर के लिए भी निकलते हैं, दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट,
मल्टीपल कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। सर बैंकिंग में मल्टीपल कॉस्टिंग की जरूरत नहीं होती, सर्विस इंडस्ट्री अप्लाई हो जाती है, तो आप यहां पे फॉल्स स्टेटमेंट है ये। तो फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। सर यस, जॉब कॉस्टिंग का ही पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। एंड फिफ्थ इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिस पे नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिस पे वैल्यू किया जाता है, तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये 5 ट्रू फॉल्स भी जो है वो भी इजी दिए गए यहां पे आपके एमटीपी में। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट था, डी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर यूजुअली एब्जॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ व्हाट। सर एडमिन ओवरहेड नॉर्मली हम वर्क्स कॉस्ट का कुछ परसेंटेज लिया करते हैं, अगर आप जॉब कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ते हो तो। सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सर फिक्स रहती है, क्योंकि पर यूनिट तो इसकी कॉस्ट फिक्स होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आप इसको पढ़ लेते हो। बिन कार्ड शोज क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ मटेरियल। सर बिन कार्ड में केवल और केवल मटेरियल की जो क्वांटिटी होती है वो शो की जाती है। सम ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का सम कर दोगे, एडिशन कर दोगे, तो दैट विल बी नॉन एज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एंड फाइनली कंट्रीब्यूशन अर्न्ड ऑन ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फर्म, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फर्म। सर ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इक्वल होती है, सेम होती है। तो ये जो 25 मार्क्स है, मैं कहता हूं ये बोनस मार्क्स हैं, आप खुद देख सकते हो। सर इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा आप ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर एग्जाम के पहले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आप 25 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लो, और इसके साथ इस एश्योरेंस के साथ कि मेरे 20 नंबर तो कम से कम आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एजुकेशन का बेनिफिट अकेले लेके क्या करोगे, अपने दोस्तों को भी दीजिए, वो भी पास हो जाएंगे, दुआएं देंगे आपको, और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसके बाद सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी की तरफ बढ़े, तो सर सेक्शन बी कहता है आंसर एनी 5 क्वेश्चन। आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, ये लिखना जरूरी भी नहीं होता, सभी को पता है कि भाई वर्किंग नोट तो बनाने ही पड़ेंगे। ये जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने में से, तो सर टोटल 8 क्वेश्चन है, 1 हम कर चुके हैं, मतलब 7 क्वेश्चन है इसके अंदर सेक्शन बी में। इसका मतलब 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस यहां पे अटेम्प्ट करके देने, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करके देने, ठीक है सर। और इसमें अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल थ्योरी आपको दिखाऊं तो सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 100% आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है। थर्ड में 6 नंबर का थ्योरी है, बाकी प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरा प्रैक्टिकल मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको पूरा प्रैक्टिकल मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको पूरा प्रैक्टिकल मिल जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको पूरा प्रैक्टिकल मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूरा थ्योरी मिल जाता है। तो अगर आप चाहो तो यहां पे 75 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 स्किप कर दो और क्वेश्चन नंबर 3 स्किप कर दो, क्योंकि 3 में एक छोटा सा पार्ट 6 नंबर का थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर 8 तो पूरा ही थ्योरी है। तो आप अगर ये 2 क्वेश्चन स्किप कर देते हो, जो कि आपको छोड़ने तो है ही, क्योंकि 7 में से 5 ही तो अटेम्प्ट करने हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 और 7 ये 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। ये 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट हो जाएगा। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग। सर इसमें फालतू नंबर तो कटते नहीं है। फालतू नहीं कटने का मतलब मेरा है सर सही है तो सही है मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब कॉस्टिंग में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेकर आ सकते हो। 25 में से 25 सेक्शन ए में भी आ सकते हैं और 75 आउट ऑफ 75 सेक्शन बी में भी आ सकते हैं। प्रैक्टिकल अपना स्ट्रांग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े तो सर क्वेश्चन नंबर 2 आपको लेबर कॉस्ट, इंप्लॉई कॉस्ट के चैप्टर में से गिवन है, और ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी करते हो। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। एम तो मुझे समझ में नहीं आता एम क्या है ये,
कहते हैं टू वर्कमैन ज्ञानी एंड जीतू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। सर दो वर्कमैन है ज्ञानी एंड जीतू, सेम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके लिए सेम मटेरियल यूज करते हैं। देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो द सेम, दोनों का जो वेजेस का रेट है वो भी सेम है। ज्ञानी इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द हालसे सिस्टम while जीतू इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द रोवान प्लान। सर ज्ञानी पे हालसे प्लान अप्लाई करना है और जीतू पे रोवान प्लान अप्लाई करना है। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 40 आवर्स, टाइम अलाउड 40 घंटे का रहेगा। ज्ञानी टेक्स 25 आवर्स, मतलब ज्ञानी 15 आवर्स सेव करेंगे, while जीतू टेक्स 32 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोडक्ट, 8 घंटे की ये सेविंग करेंगे। द फैक्ट्री ओवरहेड आर चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 125% ऑफ द लेबर कॉस्ट। सर जो लेबर की कॉस्ट होगी उसका 125% आपको फैक्ट्री ओवरहेड लिख लेना है, लिख लेंगे। द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट फॉर ज्ञानी इज 8925 एंड फॉर जीतू इट इज 9456। सर फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो दोनों की बता दी है, फैक्ट्री कॉस्ट बता दी है, तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस निकाल के देना है, मटेरियल की कॉस्ट निकाल के देनी है और उसके बाद एक स्टेटमेंट बना के देना है जिसमें एलिमेंट वाइज, मतलब मटेरियल लेबर ओवरहेड, एलिमेंट वाइज आपको फैक्ट्री कॉस्ट शो करनी है मेड बाय द टू वर्कमैन। सर इजी क्वेश्चन है, 10 नंबर की इसकी वेटेज है, 2.5 का फर्स्ट पॉइंट है, 2.5 का सेकंड पॉइंट है और 5 नंबर का थर्ड पॉइंट है। चलो हेडिंग पुट करो, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2A, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2A। आंसर नंबर 2A हमें यहां पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो मैं फैक्ट्री कॉस्ट की इक्वेशन लिख देता हूं जो ऑफ कोर्स ज्ञानी और जीतू के लिए अलग अलग होगी बट फैक्ट्री कॉस्ट की तो सेम ही होगी। फैक्ट्री कॉस्ट की बात करें तो सर फैक्ट्री कॉस्ट में मटेरियल आता है प्लस लेबर कॉस्ट आता है प्लस फैक्ट्री ओवरहेड भी आता है। अगर हम बात करें मिस्टर ज्ञानी की, तो ज्ञानी पे हालसे प्लान अप्लाई होता है। ज्ञानी पे हालसे प्लान अप्लाई होता है। सर अगर हालसे प्लान की बात करें तो लेबर जो है, लेबर का फॉर्मूला आपको यहां पे हालसे प्लान के अकॉर्डिंगली रखना पड़ेगा। तो हम यहां पे इक्वेशन दोबारा से लिखें तो हम लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर की बात करूं तो सर लेबर में आप हालसे प्लान के अकॉर्डिंगली इक्वेशन रखो एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई रेट पर आवर प्लस हालसे प्लान की बात करें तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू में रेट पर आवर, ये हो गया आपका ओवर वो लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञानी के केस में फैक्ट्री कॉस्ट आपकी कैलकुलेट होके आई है 8925 इज इक्वल टू, सर मटेरियल को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूं, एक्चुअल आवर्स, ज्ञानी ने एक्चुअल में 25 आवर्स की वर्किंग की है तो 25 इंटू में रेट पर आवर हमें नहीं पता कितना है, मैं यहां पे वाई एज्यूम कर लेता हूं प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। सर टाइम जो सेव किया है मिस्टर ज्ञानी ने 40 में से 25 आवर्स तो 15 घंटे सेव किए हैं, इनटू में रेट पर आवर, रेट पर आवर की बात करें तो रेट पर आवर ही तो सर कैलकुलेट करना है वाई, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन ने कहा लेबर का 125% लेना है, तो सर यहां पे एक बार फैक्ट्री ओवरहेड लिख के चलता हूं मैं, ठीक है। आगे चलो 8925 इज इक्वल टू एक्स प्लस
ये देख लो कितना y बनेगा। सर 25y एक है, 15 का 50% होता है 7.5y, तो इट विल बी 32.5y प्लस फैक्ट्री ओवरहेड आपको कितना लेना है 125% लेबर कॉस्ट का। तो सर लेबर की कॉस्ट अगर 32.5y होगी तो इसका 125% किया जाए तो इट विल बी 40.625, तो ये होगा फिर 40.625y। जो भी लेबर की कॉस्ट है दैट इज 32.5y, इसका 125% इट विल बी 40.625y। तो सर ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी x प्लस 32.5 प्लस 40.625, इट विल बी 73.125y इज इक्वल टू 8925। सर ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलर तरीके से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी जीतू के लिए। जीतू के लिए तो एक काम करता हूं, मैं इसी स्लाइड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा लिखना कम पड़े अपने को। सर इसी स्लाइड का कॉपी पेस्ट कर लिया। इक्वेशन फैक्ट्री कॉस्ट की यही रहेगी, मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। बस अब ये जो इक्वेशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं ये जीतू के लिए करने जा रहे हैं, और जीतू पे जो अप्लाई होगा, सर जीतू पे अप्लाई होगा रोवान प्लान। जीतू पे अप्लाई होगा रोवान प्लान। तो जीतू पे अप्लाई होगा रोवान प्लान। तो जीतू पे रोवान प्लान अप्लाई होगा। सर फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस, जो रोवान प्लान होता है उसमें भी पहला पार्ट तो सेम ही होता है, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर, प्लस सर टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड इनटू में एक्चुअल टाइम इनटू में रेट पर आवर, ये बोनस होता है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। इन केस ऑफ जीतू अगर हम चेक करें तो सर इन केस ऑफ जीतू कॉस्ट गिवन है 9456 की, ये है 9456 इज इक्वल टू एक्स प्लस सर एक्चुअल आवर्स। मिस्टर जीतू ने 32 आवर्स वर्किंग करी है तो 32y हो जाएगा, प्लस टाइम सेव्ड, सर 8 घंटे सेव किए इन्होंने, 40 अलाउड थे, 32 आवर्स लिए तो 8 घंटे सेव है, डिवाइड बाय अलाउड है 40 इंटू एक्चुअल टाइम है 32, और रेट आप अज्यूम करके चल रहे हो y का, रेट अज्यूम करके चल रहे हैं y का, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड तो आपको 125% ऑफ लेबर कॉस्ट लेना है तो भी लिखेंगे 9456 इज इक्वल टू एक्स प्लस 32y प्लस 8 अपॉन में 40 इंटू 32, ये हो गया 6.4, तो 32 प्लस 6.4 इट विल बी 38.4y, 38.4y प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड तो 125% इसका लेना है, तो 38.4 का 125% होगा 48y। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी x प्लस 86.4y इज इक्वल टू 9456, दैट विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। और जब आपके पास दो इक्वेशन आ गई अब हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सर पहली इक्वेशन थी x प्लस 73.125y, x प्लस 73.125y इज इक्वल टू 8925। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 86.4y इज इक्वल टू 9456। इसको सॉल्व करें तो सर x x से कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 13.275y इज इक्वल टू 531
माइनस का, तो सर माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो y आ जाएगा आपका 40। क्वेश्चन की पहली डिमांड यही है कि आपको नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस कैलकुलेट करके देना है, दैट विल बी 40। जैसे ही आपको ये वेजेस का रेट पता चला, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखकर मटेरियल की कॉस्ट निकाल सकते हो। सर x प्लस 73.125 y की वैल्यू है 40 इज इक्वल टू 8925, तो यहां से आपको आपका x पता चल जाएगा, दैट इज 8925 माइनस 73.125 इंटू 40, इट विल बी 2925 6000 6000। तो सर x आ जाएगा आपका 6000, x आ जाएगा आपका 6000। सेकेंड रिक्वायरमेंट भी आ गई। सर थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कंपेयरिंग द एलिमेंट वाइज फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में 3 एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द 2 वर्कमैन। तो सिंपल आप 2 वर्कमैन के नाम लिखो। सर दोनों वर्कमैन के नाम क्या है, एक है ज्ञानी और एक है, दूसरे का ध्यानी ही रख देते, ज्ञानी है तो दूसरे का ध्यानी होना चाहिए था, बट जीतू रखा इन्होंने। चलो मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। सर फैक्ट्री कॉस्ट तो क्वेश्चन में ही गिवन थी 8925 और 9456, 8925 एंड 9456। मटेरियल की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर चुके हो 6000, जो दोनों में सेम आएगी एज पर क्वेश्चन। फैक्ट वाई, सर वाई निकाला था आपने 40 40, और आपकी जो वेजेस थी इन केस ऑफ ज्ञानी, ज्ञानी की केस में वेजेस थी 32.55, तो 32.5 इंटू 40 1300 की वेजेस आ जाएगी ज्ञानी की। वाई 40 था और जीतू के केस में 38.4 वाई, तो 38.4 इंटू 40 इट विल बी 1536। फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो सर फैक्ट्री ओवरहेड ज्ञानी के केस में 40.625 वाई था, तो यह आ जाएगा 1625, और जीतू के केस में ये 48 वाई था, तो 48 इंटू 40 इट विल बी 1920। बस इस तरीके से आपको ये 10 नंबर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके देना था। सर 10 नंबर के लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छी बात यह आपको आता है, आप ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन ऐसे करके जाते हो एग्जाम में। तो ये था आपका 10 नंबर के लिए लेबर कॉस्ट का क्वेश्चन। इसके बाद इसके साथ अटैच की बात करें तो सर इसके साथ ओवरहेड अटैच किया गया बी पार्ट में 5 नंबर के लिए केवल और केवल, और वो भी कौन सा मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2b, ए फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी। 3 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी, एंड ऑल्सो 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और वाई। द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटेड ओवरहेड इन द फैक्ट्री हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, मतलब आपको डिपार्टमेंट वाइज खर्चे पता है। दीज डिटेल्स एंड द क्वांटम ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द सर्विस डिपार्टमेंट टू द अदर डिपार्टमेंट आर एज बिलो। सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको ए बी सी एक्स और वाई के एक्सपेंसेस पता चल गए। सर्विसेज रेंडर्ड बाय एक्स जो है वो ए को 30%, बी को 25%, सी को 35% और वाई को 15% सर्विसेज देते हैं। सिमिलरली वाई जो है वो ए को 25%, बी को 40%, सी को 25% और एक्स को 10% सर्विसेज देते हैं। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने हैं, वो भी बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड 2 स्टेप में आप कंप्लीट करते हो। सबसे पहले तो हम सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में ही इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लेते हैं
जो कि सर्विस डिपार्टमेंट्स के बीच में बनती है। सर सर्विस डिपार्टमेंट के नाम है यहां पे एक्स और वाई, एक्स और वाई, और दोनों के अपने अपने जो खर्चे हैं वो है 1,40,000 एंड 96,000, 1,40,000 एंड 96,000 प्लस सर एक्स ने वाई को सर्विसेज दी है 15%। इसका मतलब एक्स के जो भी खर्चे होंगे टोटलिटी में उसका 15% विल बी फॉर वाई। तो हम क्या करते हैं, वाई में जाके ऐड कर देते हैं 15% ऑफ एक्स। सिमिलरली वाई ने एक्स को सर्विसेज दी है 10%। इसका मतलब एक्स के जितने भी टोटलिटी में खर्चे उसका 10% इज फॉर एक्स। तो हम एक्स में जाके ऐड कर देते हैं 10% ऑफ वाई। बस इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1,40,000 प्लस 0.10, वाई की जगह वाई की वैल्यूज रखो 96,000 प्लस 0.15x। इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 1,40,000 प्लस 9600 प्लस 0.015x। तो x माइनस 0.015x इज इक्वल टू 1,49,600। तो x will be equal to what? 0.985। यह आ जाएगा 151,878, 151,878। सर x की वैल्यूज अगर आपको मिल गई तो किसी भी एक इक्वेशन में y की ही इक्वेशन में लिख लो x की वैल्यू, दैट इज 96,000 प्लस 0.15, x की वैल्यू लिख लो 151,878। आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सर ये आ जाएगा 118,782, 118,782, 118,782। ठीक है, x और y की वैल्यूज आपको पता चल गई। अब आप अपना सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला कॉलम हम लेते हैं पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम हम लेते हैं बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, इसके बाद हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉलम लेते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एबीसी। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें ओवरहेड लिया करते हैं जो कि अपने पास कहां से आते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखने एबीसी के खर्चे 240, 210, 250, 240, 210 एंड 250। अब अपॉर्शनमेंट कर लो। अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्स की बात करें तो सर एक्स को हमें एबीसी में 30, 20, 35 डिस्ट्रीब्यूट करना है। 30, 20 और 35 डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमाउंट कितनी है सर, अमाउंट हमने कैलकुलेट की है एक्स की 151,878, 151,878 का 30%, 45563, 45563, 20%, 30,376 राउंड ऑफ में, 35%, 53,157। अपॉर्शनमेंट ऑफ
y। सर y को अपोर्शन करना है आपने एबीसी में 25, 40 और 25, 25, 40 और 25। अमाउंट क्या है y की? y की अमाउंट है 118,782, 118,782। और परसेंटेज की बात करें तो 25%, तो इसका 25% 29696, 29696। 40% 47513, 47513। और 25% विल बी 29696। बस इसका कर दो जरा टोटल, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 315, 259। टू 87889। थ्री थ्री टू 853। बस सर इस तरीके से आपको ये 5 नंबर के लिए साइमल्टेनियस करना है। 5 नंबर इसके लिए इस वजह से है कि साइमल्टेनियस का इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आपके पहले भी 10 बार आ चुका होगा। तो जब सेम तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो उसकी वेटेज होती जाती है कम। इस वजह से इसकी वेटेज केवल 5 नंबर की है। और इस तरीके के मैं कह रहा हूं आप अपनी क्लासेस में 10 क्वेश्चन से भी ज्यादा करके जा रहे होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है सर, वो थ्योरी रखा गया 6 नंबर के लिए, और जो बी पार्ट है वो रखा गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में से। ए पार्ट की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन कहता है हाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज डिटरमाइंड अंडर CAS 1। सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंगली आपको क्लासिफिकेशन बताना है। तो 6 नंबर है, तो 6 नंबर के अकॉर्डिंगली आप अपना क्लासिफिकेशन यहां पे थ्योरेटिकली मेंशन कर सकते हो। और बी पार्ट की बात करूं तो सर बी पार्ट में 9 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। कौन से टॉपिक में से? सर मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक में से। तो आप यहां पे देखोगे 9 नंबर का ये पार्ट भी दिया गया, और देन क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से 6 नंबर का मार्जिनल कॉस्टिंग दिया गया। तो मार्जिनल कॉस्टिंग नो डाउट हमें नॉर्मली 15 नंबर के आसपास मिल जाता है, तो इसमें भी आपको ये 15 नंबर के आसपास देखने को मिल भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक सिंपल क्वेश्चन 9 मार्क्स की वेटेज के लिए यहां पे गिवन था। एबीसी लिमिटेड एंड MNO लिमिटेड सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इन आइडेंटिकल मार्केट। दो कंपनीज है एबीसी लिमिटेड और MNO लिमिटेड, सेम तरीके का प्रोडक्ट सेम मार्केट में बेचते हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल मार्केट में बेचते हैं। Their budgeted income statement for the year 2022-23 are as follows। और इन्होंने अपना एक बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाया 2022-23 के लिए। सेल्स बता दी, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन भी निकाल दिए, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके बजटेड प्रॉफिट भी निकाल दिया। क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट है, सिंपल है काफी। पहली रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, निकाल देते हैं सर, इजी क्वेश्चन है। हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 3B। आपको सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो डेटा सारा का सारा रुपी टर्म्स में है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका रुपी टर्म्स में ही कैलकुलेट होगा। दैट इज फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर हम बात करें तो 2 कंपनीज हैं, एबीसी लिमिटेड और MNO लिमिटेड। तो एबीसी और MNO, सर एबीसी लिमिटेड की फिक्स्ड कॉस्ट है ओनली 20,000, जबकि MNO की है 2,70,000, 20,000 एंड 2,70,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100।
यही कैलकुलेट कर देता हूं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। सर दो कंपनीज है, एबीसी लिमिटेड और एमएनओ लिमिटेड, दोनों का कंट्रीब्यूशन गिवन है अपने पास 1 लाख और 4,20,000, 1 लाख एंड 4,20,000 डिवाइडेड बाई सेल्स। सर सेल भी दोनों की गिवन है 5 लाख एंड 6 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सर ये आ गया 20%, जबकि ये आ गया 70%, ये आ गया 20%, ये आ गया 70%। तो एबीसी लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए में नो प्रॉफिट नो लॉस पे कंपनी आ जाएगी। और एमएनओ लिमिटेड का आ गया 385,714, 3,85,714। सर ये क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी। सेकेंड रिक्वायरमेंट में कहते हैं सेल्स बताओ एट विच ईच कंपनी विल अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 60,000। सर 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है दोनों कंपनीज को, बताओ सेल कितनी करें। तो इसके लिए आप सेल्स का फॉर्मूला यूज कर लो। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सेल्स निकालनी है आपको, दो कंपनीज है एबीसी लिमिटेड और एमएनओ लिमिटेड। सर टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों की 20,000 और 2,70,000, 20,000 और 2,70,000 प्लस प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं तो 80,000 और 1,50,000 तो पहले था, लेकिन अब आपको कितना प्रॉफिट कमाना है 60,000 का। तो सर प्रॉफिट हमें कमाना है दोनों ही केसेस में 60,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, एबीसी लिमिटेड का 20% और एमएनओ लिमिटेड का 70%। तो मैं यही कहूंगा इस क्वेश्चन के लिए तो 4 लाख रुपए आ गया एबीसी लिमिटेड का सेल्स, 4 लाख रुपए आ गया एबीसी लिमिटेड का सेल्स, और ये आ गया आपका 471,429, 471,429। तो 9 मार्क्स के लिए काफी छोटा और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। आपने क्लासेस में मैं बताऊं इस तरीके के 20-25 क्वेश्चन कम से कम कर रखे होंगे जिसमें आप ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर। इसके बाद और आगे बढ़े तो सर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो पार्ट कर दिए। पार्ट ए में अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग का एक 6 नंबर का क्वेश्चन डाला गया, और पार्ट बी अगर देखें तो सर ये प्रोसेस कॉस्टिंग का 9 नंबर का क्वेश्चन लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 4A, द सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग 2 पीरियड्स वर एज फॉलोज। सर आपको दोनों पीरियड की सेल और प्रॉफिट बताया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। प्रॉफिट में चेंज है 20,000 का और सेल में आपका 1 लाख रुपए का चेंज है, क्योंकि अपने को चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स यूज करना पड़ेगा पीवी रेशियो के लिए। What would be probable trading results with the sale of 1,80,000? कहते हैं अगर सेल हमारी 1,80,000 होगी तो रिजल्ट क्या होंगे, मतलब प्रॉफिट क्या होंगे। What amount of sales will yield a profit of 50,000? तो सर ये अलग अलग डिमांड्स हैं। सिंपल सी मैं पहले पॉइंट पे बात करूं तो क्वेश्चन चाहता है अगर सेल 1,80,000 है तो प्रॉफिट या लॉस बताओ क्या होगा। तो इसके लिए आप सेल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4A, आंसर नंबर 4A, और हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ऑफ सेल्स सबसे पहले। और सर डेटा क्वेश्चन में सारा अमाउंट में ही है, पर यूनिट नहीं है, तो सेल अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज होगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। क्वेश्चन है अगर हमारी सेल 1,80,000 की हो तो बताओ रिजल्ट क्या होंगे, मतलब प्रॉफिट या लॉस क्या होंगे। इसके लिए अपने को फिक्स्ड कॉस्ट और पीवी रेशियो की जरूरत पड़ने वाली है। तो सर इसके लिए मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, वर्किंग नोट में आ जाता हूं, और वर्किंग नोट में सबसे पहले मैं पीवी रेशियो कैलकुलेट कर देता हूं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट्स अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू में 100।
तो सर प्रॉफिट में अगर चेंज की मैं बात करूं तो 20,000 है, सेल्स में 1 लाख रुपए का चेंज है, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू में 100, सर ये 20% आ गया। आपको डिनोमिनेटर पता चल गया 20%। प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट ही करना है यहां पे, तो इसका मतलब अपने को फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे, वर्किंग नोट में ही सेल्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि सेल्स का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। आपके पास 2 पीरियड की सेल है, आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो। मैं पहले पीरियड की अगर सेल पिक कर लूं 2 लाख, तो सर मैं कहूंगा 2 लाख रुपए की जब सेल है हमारी, फिक्स्ड कॉस्ट तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। जब हमारी 2 लाख की सेल्स थी तो हमें प्रॉफिट हो रहा था 20,000 का, और पीवी रेशियो तो हमें पता चली गया था 20% है। तो यहां से अगर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 20,000 की। सर 20,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है, 20,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट लाके यहां पे डाल दो, आपको आपका प्रॉफिट पता चल गया, दैट इज 16,000। पहले पॉइंट की डिमांड यही थी कि 1,80,000 रुपए पे क्या रिजल्ट मिलेंगे, सर 1,80,000 पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो भी 16,000 का। इसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़े तो कहते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स विल यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ 50,000। हम चाहते हैं 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए हमें, तो बताओ सेल कितनी करनी पड़ेगी। सर फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस बार आपको सेल्स ही निकालनी है, तो सेल्स निकाल लेंगे, फॉर्मूला होगा टीएफसी प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, राइट। इस बार सेल्स कैलकुलेट करनी है, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, 20,000 विल बी 20,000, प्रॉफिट चाहिए अपने को 50,000, पीवी रेशियो है अपना 20%, आंसर आ जाएगा अपना 3,50,000। सर 3.5 लाख रुपए की सेल करोगे तब जाके, 3.5 लाख रुपए की सेल करोगे तब जाके आप 50,000 का प्रॉफिट कमा पाओगे। तो 6 नंबर के लिए ठीक है। पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में तो बात करें तो सर इसकी वेटेज 9 नंबर, सीधा सीधा क्वेश्चन, ये भी ठीक है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके के आप कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो अपनी क्लासेस में करके जा ही रहे होंगे, तो इजी क्वेश्चन था ये भी 6 नंबर के लिए। इसके बाद अगर आप 4B की तरफ बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग, सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोसेस में जैसे आप 2 वैरायटीज देखते हो, एक सिंपल एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो सर ये इक्विवेलेंट नहीं, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, जहां पे आपको परसेंटेज ऑफ वेस्टेज कैलकुलेट करके देना है। क्वेश्चन नंबर 4B, ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस A, B एंड C। एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेस से पास ऑन होता है, प्रोसेस के नाम है A, B और C। 10,000 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ 1.10 वर इश्यू टू प्रोसेस A। आपने प्रोसेस A में 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए, 1.1 के अकॉर्डिंगली 11,000 रुपए आ जाएगा। एंड द अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज, प्रोसेस A, प्रोसेस B एंड प्रोसेस C। मटेरियल की कॉस्ट गिवन है, लेबर की कॉस्ट गिवन है, अदर एक्सपेंसेस की कॉस्ट भी गिवन है। वेस्टेज आपका प्रोसेस A में 5% होगा, B में 4% होगा, बट C में कितना वेस्टेज होगा वो नहीं बताया। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस A was sold at ₹0.25 पर यूनिट, B का वेस्टेज आपका सेल हो जाएगा 0.50 पर यूनिट, और C का सेल होगा 1 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। और जो ओवरहेड आपको चार्ज करना है वो करना है 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो सर जो लेबर गिवन है इसका 160% ओवरहेड के नाम से बुक कर लेंगे। द फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट ₹10 पर यूनिट। जो लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा मतलब C के बाद, उसको आप 10 रुपए में सेल कर पा रहे हो, और फेचिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। अगर 10 रुपए का सेलिंग प्राइस है और सेल्स का ही 20% प्रॉफिट है, मतलब 8 रुपए पर यूनिट आपकी C में आ रही होगी। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस C। सर प्रोसेस C में अपने को वेस्टेज ऑफ परसेंटेज का रेट निकालना है, लेकिन C में जो डेटा जाएगा वो B से जाएगा, और B में जो डेटा जाएगा वो A से जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बनाने तो तीनों ही प्रोसेसेस पड़ेंगे। तो चलो सीक्वेंशियली ही बना लेते हैं। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 4B, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 4B, आंसर नंबर 4B।
हम बनाते हैं सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट। 4 कॉलम लेता हूं मैं तो नॉर्मली, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट का कॉलम आप लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो, बट मैं तो नॉर्मली लेता हूं क्योंकि इससे मुझे कैलकुलेशन थोड़ी बेटर लगती है। सिमिलरली 4 कॉलम क्रेडिट साइड में, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट, दैट इज आवर क्रेडिट साइड। सबसे पहले प्रोसेस ए में आपने 10,000 यूनिट 1.1 के अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस करी है, तो सर इनपुट के नाम से लिख दो कि हमने इनपुट डाला है 10,000 यूनिट्स का 1.1 के अकॉर्डिंगली 11,000 का। इसके अलावा मटेरियल 1,500 रुपए, इसके अलावा मटेरियल 1,500, इसके अलावा लेबर का खर्चा आपको लिखना है 4,500 का, लेबर का एक्सपेंस लिखना आपको 4,500 का, इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने हैं 1,000 के, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने आपको 1,000 के, और आपको ओवरहेड लिखना है लेबर का 160%, तो टू ओवरहेड्स 160% लेबर का, लेबर 4,500 है तो इसका 160% विल बी 7,200। इसके अलावा क्वेश्चन है का प्रोसेस ए में 5% का वेस्टेज होगा, तो बाई नॉर्मल लॉस सर 10,000 यूनिट्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो 5% मींस 500 यूनिट का लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और प्रोसेस ए में आप इसको सेल करके 0.25 एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज 125 आपको रियलाइज हो जाएगा, ऐसा आप सोच के बैठे हो। आउटपुट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने आपको जो आउटपुट है प्रोसेस ए का दैट वाज नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो बैलेंसिंग फिगर में डाल लो बाई आउटपुट। बाई आउटपुट सर 10,000 में से 500 चला गया, 9,500 का आपका आउटपुट आ जाएगा। 10,000 इसका टोटल कर लो, 25,200, ये 10,000। अब लिखने को आप यहां पे बैलेंसिंग फिगर डाल सकते हो, बट नॉर्मली हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया करते हैं। हम कहते हैं जो डेबिट साइड की कॉस्ट है 25,200 माइनस स्क्रैप से आपको रियलाइज हो जाएगा 125, इनपुट यूनिट थी आपकी 10,000 की, नॉर्मल लॉस यूनिट थी 500, तो आप यहां पे रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये आ जाता है राउंड ऑफ में 2.63947, 2.63947, और अमाउंट आ जाएगी आपकी 25075 राउंड ऑफ में। इस तरीके के क्वेश्चन में आप रेट पर यूनिट नहीं भी निकालोगे, कॉस्ट पर यूनिट तो भी चलेगा, क्योंकि आपको कोई अबनॉर्मल गेन लॉस तो देखने को मिल नहीं रहा। सिमिलर जैसे आपने प्रोसेस ए बनाया वैसे ही आपको प्रोसेस बी भी बनाना है, तो एक काम करता हूं मैं इसी स्लाइड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूं। हेडिंग पुट करेंगे प्रोसेस बी अकाउंट, हेडिंग पुट करेंगे प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी में सबसे पहले तो आप प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो लेकर आओगे, तो प्रोसेस ए का आउटपुट है 9,500 यूनिट्स, इसका रेट है 2.63947, 2.63947 और 25075।
इसके बाद आपने प्रोसेस बी में मटेरियल का एक्सपेंस किया 1500, लेबर का एक्सपेंस है 8000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1000 के, और 8000 जो लेबर है इसका 160% आपने ओवरहेड लिखना है, दैट इज 12800। नॉर्मल लॉस की बात करें तो प्रोसेस बी में वेस्टेज 4% बताया गया, तो सर अगर 9500 इनपुट रखोगे यहां पे तो इसका 4% आ जाएगा 380, और जो प्रोसेस बी है उसको आप सेल कर पाओगे 0.50 के अकॉर्डिंगली, तो इट विल बी 190, 190 रुपए। अगेन मैं बात करूं तो प्रोसेस बी में भी कोई आउटपुट वगैरह का डेटा तो है नहीं हमारे पास, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आउटपुट, ये 9500 है तो माइनस कर दो 380, तो 9120 का आपको आउटपुट मिल जाएगा। डेबिट साइड का कर दो जरा टोटल, $48375, तो सर डेबिट साइड का टोटल आ गया 48375, जिसमें से माइनस हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू 190 डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट थी 9500, जिसमें से 380 आपका नॉर्मल लॉस चला गया। तो ये आ जाएगा आपका राउंड ऑफ में 5.28344, 5.28344, और ये अमाउंट आ जाएगी आपकी राउंड ऑफ में 48185। ये टोटल कर दो 9500 एंड 48375। इसके बाद मेन आपका प्रोसेस सी, क्योंकि सर प्रोसेस सी का ही तो हमें वेस्टेज का परसेंटेज कैलकुलेट करके देना है, तो इसके लिए फिर से एक काम करता हूं सर, जो प्रोसेस बी है इसी की एक डुप्लीकेट स्लाइड बनाता हूं। हेडिंग पुट करो प्रोसेस सी अकाउंट, हेडिंग पुट करो प्रोसेस सी। प्रोसेस सी, इसमें सबसे पहले तो इनपुट लेकर आओ जो प्रोसेस बी का आउटपुट था, दैट इज 9120 एट द रेट ऑफ 5.28344, 5.28344, अमाउंट 48185 राउंड ऑफ में। इसके बाद जो मटेरियल का एक्सपेंस है, मटेरियल का एक्सपेंस लिख दो 1500 रुपए का, 1500 रुपए का। लेबर का एक्सपेंस लिख दो 6500 का, 6500 का। डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दो 1503 का, 1503 का। ओवरहेड तो 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर लिखने हैं, तो 160% लिखने 10,400, 10,400, 6500 का 160%। अब अगर बात करें तो क्वेश्चन ने हमें ये परसेंटेज पूछा है कि सर ये जो 9120 है इसका कितना परसेंट आएगा, हमें नहीं पता, बट जो रेट है वो बताया हुआ है 1 रुपए के अकॉर्डिंगली ये आएगा, ये 1 रुपए के अकॉर्डिंगली आएगा। मतलब ये अगर x है तो सर ये 1x ही रह जाएगा, सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है। और हम क्या किया करते हैं, हम जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो हमारी कैलकुलेशन कहती है जो डेबिट साइड है इसका टोटल कर लिया करो, कर लेते हैं। यह आ जाएगा 68088, 68088, ये टोटल आ जाएगा अपना, ये अपना टोटल आ जाएगा। अब ये जो टोटल होता है इसमें से माइनस होता है स्क्रैप वैल्यू दैट इज x डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट माइनस ये भी x
सेम होगा। और यहां पे आपको कॉस्ट पर यूनिट पता है कि सर 10 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 20% ऑन सेल मेरा प्रॉफिट है, तो 8 रुपए आपकी कॉस्ट है, तो ये इज इक्वल टू 8 रुपए। बस इसको आप सॉल्व करो, आपको आपका एक्स पता चल जाएगा, आपको आपका एक्स पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो सर 68088 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9120 इंटू 8 72960 माइनस में 8x। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो सर ये x इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू, ये जो अमाउंट है ये इधर आकर माइनस में हो जाएगी, 72960 माइनस 68088 4872 तो सर ये x आ जाएगा आपका 696। इसका मतलब यहां पे ये जो मैंने x लिखा था ये है 696, ये है 696 यूनिट्स। 1 रुपए के अकॉर्डिंगली ये 696 और ये 9120, तो ये भी 9120 आएगा, जिसमें से अगर आप 696 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 8424। कहानी खत्म। इसके अलावा 8 रुपए का तो रेट है ही आपका, अकॉर्डिंगली अमाउंट आ जाएगी 67392। और टोटल आ जाएगा 68088। लेकिन क्वेश्चन जानना चाहता है परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, तो सर 696 का वेस्टेज होगा 9120 पे, तो परसेंटेज ऑफ वेस्टेज कितना होगा 696 डिवाइडेड बाई 9120, तो ये आ जाएगा आपका 7.63% विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर की वेटेज के लिए। आप कंपेयर करो जरा, एक तो 9 नंबर का क्वेश्चन था ब्रेक इवन पॉइंट वाला, और एक 9 नंबर का क्वेश्चन है ये प्रोसेस वाला। सर दम है प्रोसेस वाले क्वेश्चन में, बट ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी क्लास में करके जाते हो तो एग्जाम में आता है, अटेम्प्ट आप इजीली कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें पार्ट ए जो है वो तो है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग में से 7 मार्क्स की वेटेज का, वो भी ट्रांसपोर्ट सर्विस का ही क्वेश्चन है, बेसिक जो नॉर्मली हमारे एग्जाम में आता है। और जो बी पार्ट है वो गिवन है आपके पास, वो गिवन है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5A देखते हैं। हीरा ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 4 बसेज बिटवीन 2 सिटीज। तो हीरा ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सूर्यवंशम मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उसमें उनकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी हीरा ही नाम था उनका, तो वहीं से इसको लिया गया होगा। तो हीरा ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 4 बसेज बिटवीन 2 सिटीज, 2 सिटीज के बीच में 4 बसेज चलाते हैं, विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट। और ये जो 2 सिटीज हैं इनके बीच में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अगर एक बस आना जाना करे तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर्स, 40 पैसेंजर की कैपेसिटी है। एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय द कंपनी फॉर मार्च 2023। ऑफिस स्टाफ की सैलरी 150, ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर की वेजेस 360, डीजल और अदर ल्यूब्रिकेंट है 350, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1 लाख के, इंश्योरेंस टैक्सेशन है 260 के, डेप्रीशिएशन 250, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस 2 लाख। तो इसका टोटल भी करके दिया हुआ है 16,70,000 रुपए। कहते हैं पैसेंजर कैरीड वर 80% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। अगर 40 पैसेंजर की कैपेसिटी है तो ऑन एन एवरेज 32 पैसेंजर ही बस में होते होंगे। ऑल बसेज रन ऑन ऑल डेज ऑफ द मंथ, मतलब हर बस जो है वो 30 महीने चलेगी, 30 महीने चलेगी। आप इसमें मार्च का डेटा है तो आप इसमें 31 दिन भी ले सकते हो, 31 ही लेंगे, जब मार्च स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो 31 डेज लेंगे। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे, इसका मतलब 1 राउंड मारोगे तो 40 किलोमीटर जाना और आना,
हर बस 80 किलोमीटर चलेगी डेली बेसिस पे। क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने की खर्चा क्या है, कॉस्ट क्या है, वो कैलकुलेट करके बताओ। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5A, आंसर नंबर 5A, और हम बनाएंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की एक कॉस्ट शीट, ट्रांसपोर्ट की एक कॉस्ट शीट। चलो कॉस्ट शीट नहीं बनवाता मैं, वो आप बना लेना चाहे, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। सर सिंपल सी बात ये है कि आप वेरिएबल और फिक्स्ड में डिवाइड किया करते हो, ये फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये फिक्स में डाल देना, ये फिक्स में डाल देना, ये फिक्स में डाल देना, टोटल तो 16,70,000 ही आना है। बात है पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेशन की, तो पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। सर पैसेंजर किलोमीटर की बात करें तो पहले किलोमीटर निकाल लेते हैं। सर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आना जाना करोगे तो इट विल बी 80 किलोमीटर्स। ये एक बस का है, 5 बसेज होगी तो डेली बेसिस पे ये 400 किलोमीटर चल जाएगी, डेली बेसिस पे ये 400 किलोमीटर चल जाएगी। और 31 दिन, क्योंकि मार्च का महीना है, तो ये तो वे किलोमीटर्स मल्टीप्लाई में पैसेंजर की बात करें तो 40 की कैपेसिटी बट 80% इज द ऑक्यूपेंसी, तो 40 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 31 इंटू 32, सर ये आ जाएगा 396,800 पैसेंजर किलोमीटर, 3,96,800 पैसेंजर किलोमीटर्स। अपने को कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल के देना है, तो सर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आएगा तो यही, चाहे मैं स्टेटमेंट बना के दिखाऊं, बस आपको फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग करना पड़ेगा, वो एग्जाम में तो दिखाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ध्यान रखना। 16,70,000 उल्टा हो गया थोड़ा सा, 16,70,000, 16,70,000 का एक्सपेंस है फॉर 3,96,800 पैसेंजर किलोमीटर के लिए, तो यह आएगा 4.21, राउंड ऑफ कर लो 4.21, 4.21 पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर कैरी करने के लिए 4 रुपए 21 पैसे के आसपास के राउंड ऑफ में आपकी कॉस्ट आएगी। तो ये सिंपल है, बस इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं करता तो क्या करता, एक स्टेटमेंट और बना के दिखाता, जो कि एज सच कोई कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर पार्ट बी की तरफ आप बढ़ते हो, तो पार्ट बी जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। 5B, न्यू कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द ईयर एंड। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 6 लाख रुपए का, मटेरियल डिलीवर किया है डायरेक्ट साइट पे 1,20,000 और स्टोर से इश्यू किया है 40,000। सर कहीं से भी हो हमें तो लेना है। मटेरियल रिटर्न कर दिया, स्टोर में 4,000 का क्रेडिट हो जाएगा, मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया 22,000 का, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर का पेमेंट 1,40,000 डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट, आर्किटेक्ट फीस डेबिट, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट। प्लांट आपने इंस्टॉल किया है 80,000 रुपए का, जिसकी लास्ट में वैल्यू बच गई 65,000, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा सर 15,000 का। एक्रूड वेजेस है 10,000 की, तो जो ऊपर हमने वेजेस लिखेंगे डायरेक्ट लेबर इसमें ऐड करके लिखेंगे 140 प्लस 10 150। एक्रूड एक्सपेंस है 6,000 का, तो जो एक्सपेंस है 60,000 उसमें 6,000 ऐड करके 66,000 लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, वर्क अनसर्टिफाइड, और वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड गिवन है 4,20,000। कैश आपको मिल गया 3,78,000 का। ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल अमाउंटिंग टू 9,000 हैव बीन ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट साइड में डाल देंगे। क्वेश्चन की सिंपल डिमांड है 8 नंबर के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के देना है, ठीक है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5B, आंसर नंबर 5B, और हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सर 2 कॉलम डेबिट साइड, 2 कॉलम क्रेडिट साइड,
particulars amount, this is our debit side, and similarly particulars amount, this is our credit side. ठीक है, सबसे पहले टू मटेरियल डिलीवर्ड डायरेक्ट टू साइट 1,20,000, टू मटेरियल डायरेक्ट टू साइट 1,20,000। इसके बाद मटेरियल इश्यू फ्रॉम स्टोर है 40,000 का, टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर 80,000 का। इसके अलावा मटेरियल रिटर्न कर दिया आपने 4,000 का, तो बाई मटेरियल रिटर्न्ड 4,000। इसके बाद मटेरियल बच गया क्लोजिंग स्टॉक में 22,000 का, तो बाई मटेरियल एट साइट 22,000 का। इसके अलावा डायरेक्ट पेमेंट है लेबर के 1,40,000 और उसमें एक्रूड वेजेस है 10,000, तो टू वेजेस 1,40,000 का पेमेंट है और 10,000 का एक्रूड है 1,50,000। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस 60,000 और एक्रूड है 6,000, तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 plus 6,000, it will be 66,000। इसके बाद आर्किटेक्ट फीस है 2,500 रुपए की, आर्किटेक्ट फीस है 2,500, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस है 24,500 के, टू एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 24,500, प्लांट का डेप्रीशिएशन हो जाएगा 15,000, टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 15,000, टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 15,000 का, क्योंकि कॉस्ट थी 80,000, लास्ट में वैल्यू बच गई 65,000, मतलब 15,000 का डेप्रीशिएट हो गया, एक्रूड वेजेस हो गया, एक्सपेंस हो गया, और सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड बाद में डालते हैं। मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं 9,000 का, बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट 9,000 का। करो जरा डेबिट साइड का टोटल, और हम कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट साइड में बाय कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। डेबिट साइड का टोटल करो, यह आ जाएगा 4,58,000, 4,58,000 माइनस कर दो क्रेडिट साइड की फिगर्स, यह आ जाएगा 4,23,000 बैलेंसिंग फिगर में। बस ये आपका वर्क्स कॉस्ट आ गया। सर इस वर्क्स कॉस्ट को, दैट इज कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, को हम आगे कैरी करते हैं टू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट 4,23,000, और ये आपका भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में है, क्योंकि क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड गिवन है। तो हम इसके दो पार्ट किया करते हैं, वन इज वर्क सर्टिफाइड एंड वन इज वर्क अनसर्टिफाइड। सर वर्क सर्टिफाइड की बात करें तो 420 है, अनसर्टिफाइड 23,000 है। 4,20,000 इज द वर्क सर्टिफाइड एंड 23,000 इज द अनसर्टिफाइड। तो अकॉर्डिंगली आपको यहां पे आपका नॉशनल प्रॉफिट पता चलेगा, नॉशनल प्रॉफिट इन बैलेंसिंग फिगर, यह आ जाएगा 4,43,000 में से माइनस कर दिया तो ये 20,000
20,000 का आपका नॉशनल प्रॉफिट आ गया, 20,000 का आपका नॉशनल प्रॉफिट आ गया, ये आ गया बाई नॉशनल प्रॉफिट, बाई नॉशनल प्रॉफिट 20,000। अब इसका एक पार्ट तो आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरा पार्ट आपका बच जाएगा रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस में। ट्रांसफर टू पीएल के लिए आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन चेक करोगे। सर डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सर वर्क सर्टिफाइड की बात करें 4,20,000 और कॉन्ट्रैक्ट था 6 लाख रुपए का, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू में 100, ये आ जाएगा आपका 70%। सर 70% पे ट्रांसफर टू पीएल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 मल्टीप्लाई बाई नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। 2/3 मल्टीप्लाई बाई नॉशनल प्रॉफिट आपका 20,000 का मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव हो चुका है आपको एज पर क्वेश्चन 3,78,000 और वर्क सर्टिफाइड है 4,20,000। ये देख लो कितना आ जाएगा। ये आ गया 12,000, 12,000। ट्रांसफर टू पीएल जो है वो है 12,000 रुपए का, तो बैलेंसिंग फिगर में 8,000 रुपए जो है वो रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस में रह जाएगा। तो एक इजी क्वेश्चन है, किसी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट कुछ भी यहां पे गिवन नहीं था। किस वेटेज के लिए? सर 8 नंबर की वेटेज के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर की वेटेज बनती भी है, कम भी नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की और वीडियोस और सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी हम आपके लिए लाने की कोशिश करें, और अपनों के दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। सर अगर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट 10 नंबर का एक कैश बजट देखने को मिल रहा है, एक कैश बजट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बी पार्ट की तरफ देखो तो सर फिर से मार्जिनल कॉस्टिंग का एक 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 9 + 5 14 मार्क्स का तो आपका पहले ही आ चुका, और उससे भी पहले मैं बात करूं एमसीक्यू में भी फिर दोबारा से आपको यहां पे 5 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो सर काफी अच्छी वेटेज आपको यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग की देखने को मिल जाया करती है, नॉर्मली हमेशा ही दिख जाती है, इस बार भी देखने को मिल ही रही है, इस बार भी देखने को मिल ही रही है अपने को। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमियां हैं इस पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो फिर से मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्मल एग्जाम का पैटर्न ऐसा नहीं होता कि 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन आपको एक ही टॉपिक में से देखने को मिले। तो आप एग्जाम में इस तरीके से एक्सपेक्ट मत करो कि यही चैप्टर आएंगे, बट हाँ थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो कि आपको ए पार्ट कैश बजट में से और बी पार्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में से देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6A देखो, 10 मार्क्स की वेटेज के लिए कैश बजट कहते हैं, प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 30 जून 2023। इसका मतलब आपको अप्रैल, मई और जून के लिए कैश बजट बना के देना है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, मंथ्स गिवन है अपने पास फेब से लेकर जून तक, सेल्स, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड गिवन। क्रेडिट टर्म्स ये है सेल्स और डेटर्स की कि 10% तो सेल आप कैश में करते हो, जिस महीने में कर रहे हो ये 10% तो कैश में सेल है।
देन जो क्रेडिट सेल्स है उसका 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। क्रेडिट सेल्स का 50% आप अगले महीने में रिसीव कर लोगे, बच गया 50%, बैलेंस आप उसके अगले महीने में रिसीव कर लोगे। मतलब 50% एक महीने में और 50% 2 महीनों में रिसीव हो जाएगा। जो क्रेडिटर्स है मटेरियल वाले, उनको आप 2 महीने में पेमेंट करते हो, मतलब अप्रैल में आप फरवरी वाला पेमेंट स्टार्ट कर दोगे। वेजेस है 1/4 मंथ। देखो 1/4 मंथ का मतलब होता है महीने को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो पहला पार्ट होगा उसका उसी महीने में रिसिप्ट हो जाएगी। सर दूसरे पार्ट की भी उसी महीने में पेमेंट कर दोगे, तीसरे पार्ट की भी इसी महीने में पेमेंट कर दोगे, लेकिन चौथे पार्ट की पेमेंट जो है वो अगले महीने में जाएगी। तो 1/4 का हमेशा मतलब होता है कि 75% तो सेम मंथ में पे हो जाता है, 75% सेम मंथ में हो जाता है, और चौथा पार्ट मतलब 25% जो है वो नेक्स्ट मंथ में पे होता है। ओवरहेड जो है वो हाफ मंथ रहेगा, ओवरहेड जो है वो हाफ मंथ का रहेगा। हाफ मंथ का मतलब होता है सर 1 से लेकर 15 तारीख तक जो काम होगा वो सेम मंथ में पे हो जाएगा, और जो 15 से लेकर 30 तक काम होगा वो अगले महीने में चला जाएगा, नेक्स्ट मंथ में। तो जब भी हाफ मंथ होता है तो इसका मतलब होता है 50% इन सेम मंथ। हम कभी भी 30-31 वगैरह कंसीडर नहीं करते जब तक पॉसिबल ज्यादा जरूरी ना हो जाए। 50% इन सेम मंथ एंड 50% इन नेक्स्ट मंथ, ये कहानी चलती है। बस अपने को कैश बजट बना के देना, और इसका जो सॉल्यूशन है मैंने ऑलरेडी बना लिया था। तो हेडिंग पुट करेंगे आप आंसर नंबर 6 से कैश बजट, 4 कॉलम पर्टिकुलर्स, अप्रैल मई जून का कैश बजट बनाना है। सबसे पहले आप ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा करते हो, बट सर क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैश नहीं होता तो हम ओपनिंग कैश मेंटेन नहीं किया करते। तो सबसे पहले आप रिसिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो, और रिसिप्ट के नाम पे पूरे क्वेश्चन में केवल और केवल सेल्स है जिससे आपको रिसिप्ट आनी है। और सेल में मैं बात करूं तो 10% सेल कैश बेसिस पे है, तो अप्रैल में 1600, मई में 1700 और जून में 1800, ये आपकी कैश में सेल आ जाएगी। देन जो 90% आपने क्रेडिट में सेल किया उसका 50% अगले महीने में रिसीव होगा, और बचा हुआ 50% उससे भी अगले महीने। तो इसका मतलब आपको अप्रैल में जो मार्च की सेल है 15,000, उसका 90% क्रेडिट में सेल था, और उसका 50% 6750 रिसीव होगा। ये जो 6750 अप्रैल में रिसीव होगा, इतना ही सेम आपको मई में भी रिसीव होगा, क्योंकि 50-50% है। सिमिलरली आपको मई में अप्रैल का रिसीव होगा, तो 16,000 का 90% का 50%, 7200 मई में, और बचा हुआ 7200 जून में। सिमिलरली जून में आपको मई की सेल 17,000 का 90% का 50% रिसीव होगा, 7650, बाकी जुलाई में रिसीव होगा, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। और 1 अप्रैल में आपको 2 महीने बाद रिसिप्ट हो रही है, तो फरवरी में चले जाओ। तो सर फरवरी की सेल थी 14,000, तो 14,000 का 90% का 50%, 6300 आपको रिसिप्ट हो जाएगा। ये आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा। सर इसके अलावा कोई रिसिप्ट तो थी नहीं, तो पेमेंट लेने पड़ेंगे आपको, सिंपल सी बात है, और पेमेंट बड़े ही सिंपल तरीके से लेने हैं। क्वेश्चन का क्रेडिटर्स तो 2 महीने, मतलब अप्रैल में आप फरवरी से स्टार्ट करोगे तो 9600, 9000 और 9200 आप पेमेंट कर दोगे, सिंपल। वेजेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, 1/4 का मतलब होता है 75% सेम मंथ में और 25% नेक्स्ट मंथ में। तो सर पहले 75% इन सेम मंथ। सेम मंथ की बात करें तो 3200 का 75% 2400, 3600 का 2700, 4000 का 3000, ये आ जाएगा। 25% नेक्स्ट मंथ में, तो सर अप्रैल में मार्च का पे करेंगे, तो 3000 का 25% 750, देन 800 और 900। ओवरहेड की बात करें हाफ मंथ में मैंने आपको बताया 50% सेम मंथ में और 50% नेक्स्ट मंथ में पे हो जाता है। सेम मंथ की बात करें तो सर 1000, 1100 और 1150 सेम मंथ में, और नेक्स्ट मंथ की बात करें तो अप्रैल में मार्च का तो 1900 का 50%, 950, 1000 और 1100। सर बस कहानी इतनी ही थी। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो रिसिप्ट है उसमें से पेमेंट माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करके दे देने हैं। पहले में मंथ आएगा 50 नेगेटिव, और अगर आप ओपनिंग बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो स्टार्टिंग से ही,
तो आपको ये ओपनिंग में नहीं लेके जाना, ध्यान रखना। 1015 मई एंड 1300 इन जून। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं 10 मार्क्स की वेटेज के लिए तो ये काफी ज्यादा इजी एमटीपी का क्वेश्चन दिख रहा है। इसके बाद अगर आप 6B की तरफ बढ़ते हो तो इसके साथ 5 नंबर का एक मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन अटैच किया गया, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स और शटडाउन पॉइंट को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6B। क्वेश्चन नंबर 6B, मिस्टर यंग हैज ₹1,50,000 इन्वेस्टमेंट इन ए बिजनेस। मिस्टर यंग ने 1,50,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया एंड ही वांट्स ए 15% प्रॉफिट ऑन हिज मनी। तो सर 1,50,000 का 15% अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मुझे अमाउंट टर्म्स में 22,500 का प्रॉफिट चाहिए। फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ रिसेंट कॉस्ट फिगर्स ही फाइंड्स दैट हिज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इज 60% ऑफ सेल। सर अगर सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो जो बचा हुआ पार्ट है 40%, दैट विल बी योर कंट्रीब्यूशन, मतलब पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है 75,000 पर ईयर। शो सपोर्टिंग कंप्यूटेशन फॉर ईच आंसर। पॉइंट नंबर 1, व्हाट सेल वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। सर ब्रेक इवन अचीव करने के लिए कितनी सेल करें? तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, 75,000 डिवाइड बाय 40%। सर इसका भी आंसर मैंने बना लिया था ऑलरेडी, 1,87,500 आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू हिज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर जो 15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब 22,500 का प्रॉफिट, इसको कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा? सेल का फॉर्मूला लगा लो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट 75,000, प्रॉफिट 22,500 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 40%, 2,43,750 की सेल करोगे आप, अपना 22,500 कहूं या फिर 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा लोगे। और थर्ड जो पॉइंट है, कहते हैं मिस्टर यंग एस्टिमेट्स दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर ऑफ हिज बिजनेस ही वुड इनकर 25,000 एक्सपेंस पर ईयर। मिस्टर यंग का कहना है अगर मैं अपने बिजनेस के द्वार, मैं अपने बिजनेस के दरवाजे बंद भी कर दूं तो भी 25,000 रुपए का खर्च तो आएगा। इसका मतलब 25,000 आपकी अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है जिसको आप अवॉइड नहीं कर पा रहे। अगर आपकी पहले फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में 75,000 है जिसमें से 25,000 अनअवॉइडेबल है तो 50,000 इज द अवॉइडेबल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एट व्हाट सेल्स वुड बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज सेल्स अप। कहते हैं कहां पे हमें बंद कर देना चाहिए, शटडाउन पॉइंट क्या है? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये जानना चाहता है। और शटडाउन पॉइंट का फॉर्मूला हुआ करता है अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी 50,000, पीवी रेशियो 40% चल ही रहा है, इसका मतलब 1,25,000 रुपए की जो सेल है वहां पे अगर उससे कम सेल हुई तो आपको बंद कर देना चाहिए, इससे ऊपर सेल है तो आपको क्लोज नहीं करना चाहिए। तो ये 5 नंबर का एक सिंपल क्वेश्चन आपको यहां पे 6B में एमटीपी में दिया गया। काफी इजी है, इसमें किसी भी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं था, सीधा सीधा बस आपको पहले से फॉर्मूले पता है, डेटा सारा ही गिवन था, आप इजीली एप्लीकेशन यहां पे कर पा रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था कि सर 7 जो है उसमें ए पार्ट जो है वो जॉब कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखा गया जो कि हम अपनी क्लासेस में एज इट इज करते भी हैं, और बी पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखा गया। इस तरीके से ये 15 नंबर के क्वेश्चन यहां पे रखे गए, जिसमें हम सबसे पहले ऑफकोर्स 7A डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7A, इन ए फैक्ट्री फॉलोइंग द जॉब कॉस्टिंग मेथड एन अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क इन प्रोसेस एज एट 30th September was prepared as under। आपकी 3 जॉब चल रही है, जॉब नंबर 115, 118 और 120। ये 3 जॉब जो है ये वर्क इन प्रोसेस में है, जिसपे आप मटेरियल 1325, 810, 765 ये मटेरियल का खर्च कर चुके हो। डायरेक्ट लेबर की ये घंटे हैं और ये अमाउंट है, टोटल दे दिया खर्चों का।
और ये फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया। फैक्ट्री ओवरहेड अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट लेबर का 80% है, 80% है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कहीं ना कहीं डायरेक्ट लेबर का 80% आप अप्लाई कर रहे हो इसके अकॉर्डिंगली। अब क्या हुआ, ये जो डेटा आपके पास गिवन था ये सितंबर का डेटा था, ये वर्क इन प्रोग्रेस था। अब अक्टूबर में आपने क्या किया, मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर वर एज फॉलोज, ये आपको मटेरियल के रिक्विजिशन नंबर दे दिए जिसके थ्रू आपने मटेरियल इश्यू किया है जॉब में। जॉब नंबर 118 के लिए आपने 3 बार मटेरियल भेजा है, जॉब 120 के लिए 1 बार, और 2 आपने नई जॉब स्टार्ट की है 121 और 124, उसके लिए भी जो मटेरियल आपने इश्यू किया वो भी बता दिया। इसके बाद इस समरी एट लेबर आवर्स डिप्लॉयड ड्यूरिंग अक्टूबर इज एज अंडर, लेबर के जो घंटे आपने काम किया जॉब 115 पे, 2 शॉप में आप काम करते हो, शॉप ए और बी में 25-25 घंटे काम किया। जॉब 118 पे 90 और 30 आवर्स की वर्किंग की, जॉब 120 पे आपने 75 और 10 आवर्स की वर्किंग करी, और जो 2 नई जॉब स्टार्ट करी थी उसमें 65 आवर्स शॉप ए में और 20 और 10 आवर्स इन शॉप 124 के लिए शॉप ए और बी के में काम किया। ये टोटल घंटे दे दिए थे। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट लेबर लाइक वेटिंग ऑफ मटेरियल कितने घंटे का था, मशीन ब्रेकडाउन कितने घंटों का था, आइडल टाइम कितने घंटों का था, ओवर टाइम कितने घंटों का था, वो सब दे दिया। तो इन घंटों में ये टाइम भी ऐड करके ये टोटल बना दिया, सिंपल कहूं तो। देन बोला ए शॉप क्रेडिट स्लिप वाज इश्यूड इन अक्टूबर, मतलब माल रिटर्न किया इस तरीके से। विच मटेरियल इश्यूड अंडर रिक्विजिशन नंबर 54, जो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 54 में मटेरियल इश्यू हुआ था, ये वाला मटेरियल, इसके लिए क्रेडिट स्लिप तैयार करी एंड रिटर्न बैक टू स्टोर एज बीइंग नॉट सुटेबल। सर ये जो 54 के थ्रू आपने जॉब 118 में मटेरियल इश्यू किया था ये सुटेबल नहीं था, तो वापस रिटर्न कर दिया, मतलब ये कॉस्ट में आपको कंसीडर नहीं करना, ये जॉब 118 की कॉस्ट में कंसीडर नहीं करना। सिमिलरली एक मटेरियल ट्रांसफर नोट प्रिपेयर किया गया, इश्यूड इन अक्टूबर, इंडिकेटेड दैट मटेरियल इश्यूड अंडर रिक्विजिशन नंबर 55 फॉर जॉब 118 वाज डायरेक्टेड टू जॉब 124। कहते हैं जो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 55 था, ये वाला मटेरियल जो आपने जॉब 118 में भेजा था, वो हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, 124 में। तो ये जो है ये 118 में यूज नहीं हुआ, ये मटेरियल आपने 124 में ट्रांसफर कर दिया, तो ये जॉब नंबर 124 में कॉस्ट में लेना चाहिए, ना कि 118 में। और बताओ, द आवरली रेट इन शॉप ए पर आवर इज ₹3 पर आवर। शॉप ए में 3 रुपए पर आवर का रेट पे करना है लेबर को, और शॉप बी में 2 रुपए पर आवर पे करना है, ठीक है। द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट, जो मैंने ऊपर 80% आपको कैलकुलेट करके दिखाया। सर 80% का रेट चल रहा था, तो कहते हैं सेम रेट आपने अप्लाई करना है एज इन सितंबर। जॉब 115, 118 और 120 वर कंप्लीटेड इन अक्टूबर। जो आपकी 3 जॉब चल रही थी स्टार्टिंग में 115, 118, 120, सर ये तीनों जॉब आपकी हो गई कंप्लीट। और क्वेश्चन कहते हैं यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब। सर ये जो 3 जॉब कंप्लीट हो गई इनकी फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, एक तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट ए 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। सर फैक्ट्री कॉस्ट में 10% ऐड कर लोगे तो एडमिन और सेलिंग ओवरहेड कवर हो जाएगा, मतलब टोटल कॉस्ट पे पहुंच जाओगे। एंड इनवॉइस द जॉब टू द कस्टमर ऑन ए टोटल कॉस्ट प्लस 20% बेसिस, और जो टोटल कॉस्ट आएगी उसमें 20% ऐड कर लेना तो इनवॉइस बन जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट वुड बी द इनवॉइस प्राइस ऑफ दीज 3 जॉब। सिंपल सी बात है, इन तीनों का इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके देना है। तो इसके लिए आप एक स्टेटमेंट ऑफ जॉब कॉस्ट शीट बना सकते हो। सिंपल सी मैं बात करूं तो 4 कॉलम में, क्योंकि 3 तो जॉब ही चल रही है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने बना लिया था। जॉब कॉस्ट शीट अक्टूबर की हम बना रहे हैं, 4 कॉलम में पर्टिकुलर्स, जॉब नंबर 115, 118, 120। सर सबसे पहले तो आप कॉपी कर लो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आपने जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के खर्चे इनकर कर रखे थे, वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के खर्चे लिख लो। ये तो पिछले महीने में लगा चुके थे। अब इस महीने में अक्टूबर में
आपने जॉब 118 पे 515 रुपए का मटेरियल लगाया है और जॉब 120 पे 665 का, 115 में तो कोई मटेरियल है नहीं, तो 515 और 665 रुपए ये आप लिख लो जॉब 118120 का। इसके अलावा लेबर ने काम करना शुरू किया जॉब 115 पे 25 घंटे ए के, 25 घंटे बी के, तो सर ए में 3 रुपए का रेट लग जाएगा, बी में 2 रुपए का रेट, तो 3 रुपए के रेट के हिसाब से और 2 रुपए के रेट के हिसाब से 115 में ए और बी डिपार्टमेंट में। सिमिलरली 90 और 30 आवर्स के लिए ले लो 90 इंटू 3 और 30 इंटू 2, और इसमें ले लो 75 इंटू 3 10 इंटू 2, तो ये आपका लेबर का खर्चा भी आ गया, ये आपका लेबर का खर्चा भी आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बस सर ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई आपकी, ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट बोल दिया इसको, प्राइम कॉस्ट बोल दिया क्योंकि अभी ओवरहेड नहीं डाला था हमने। क्वेश्चन ने कहा था ओवरहेड सेम रेट पे डाल देना जो पहले चल रहा था, मतलब 80% ऑफ लेबर। तो सर लेबर अगर 125 है तो 125 का 80% 100 रुपए आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। सिमिलरली 270 प्लस 60 330 का 80% 264 आ जाएगा, और यहां पे ये है 245 का 80% 196 आ जाएगा। आप अपनी फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच जाओगे। क्वेश्चन ने कहा था फैक्ट्री कॉस्ट में 10% ऐड कर लेना, फैक्ट्री कॉस्ट में 10% ऐड कर लेना एडमिन सेलिंग के नाम से, तो फैक्ट्री कॉस्ट में 10% ऐड कर दिया एडमिन और सेलिंग के नाम से, तो आप टोटल कॉस्ट पे पहुंच गए। और क्वेश्चन ने कहा टोटल कॉस्ट में 20% ऐड कर लोगे तो इनवॉइस प्राइस पे पहुंच जाओगे, तो 20% ऐड कर लिया तो सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस पे पहुंच गए। वर्किंग नोट में मैंने रेट निकाल दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 80% ऑफ लेबर कॉस्ट है। कैसे निकाला, कैसे निकाला, तो सर बता देता हूं कैसे निकाला। 1775 और 1420, तो 1420 1775 का कितना परसेंट है, बस ये देखना है आपको। तो क्वेश्चन जरूर लेंदी है, बट अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है 2 बार भी रिवाइज करके जाओगे आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस मुझे काफी लगते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करके चले जाना, मुझे लगता है इस तरीके का क्वेश्चन शायद आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। इसके बाद जो लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम पे क्वेश्चन गिवन है दैट इज 7B, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से एक छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर के लिए यहां पे दिया गया। ये एग्जाम का पैटर्न नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूं कि एक कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आपको यहां पे भी दिख रहा हो 5 नंबर का, एक कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आपको पीछे भी दिख रहा हो, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट में से, ये श्योरिटी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर जो 5 का बी पार्ट था वो 8 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट में से दिखा, तो सर ऐसा नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में से 2 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। सिमिलरली मार्जिनल में से आपको यहां पे 3 क्वेश्चन दिखे आई थिंक, एमसीक्यू तो छोड़ दो, एमसीक्यू में तो आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वैसे मैं बात करूं तो सर आपको 3B जो था वो मार्जिनल में से दिखा, 4AB मार्जिनल में से दिखा, और देन अभी हमने 6B भी मार्जिनल में से किया। 3 है सर, 3 नहीं 2 क्वेश्चन जरूर आपको मार्जिनल में से देखने को मिल जाएंगे, 3 नहीं देखने को मिलेंगे, ये श्योरिटी है। चलो क्वेश्चन नंबर 7B दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर की वेटेज के लिए। द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹12 लाख कमेंस्ड इन जनवरी 2023। सर जनवरी 2023 में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, 12 लाख रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिसपे आपने मटेरियल 2,40,000, वेजेस 3,28,000, प्लांट 40,000 का है जिसका हम डेप्रिशिएशन लेंगे, ओवरहेड 17,200 रुपए का खर्च किया। कैश रिसीव्ड on account of the contract up to 31st December was 4,80,000 being 80% of the work certified। आपको कैश रिसीव हो गया है 4,80,000 जो कि 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, तो अगर 4,80,000 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है तो 6 लाख रुपए आपको वर्क सर्टिफाइड लेना है। द वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड वाज 20,000, सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 20,000, और प्लांट पे आपको 20% डेप्रिशिएशन लगाना है, तो 40,000 का 20% आज 8,000 का डेप्रिशिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दो। सर वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 7B, इसका सॉल्यूशन बनाया नहीं था मैंने, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 7B कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कोई कंपनी वगैरह का तो नाम है नहीं,
कंपनी वगैरह का तो नाम है नहीं, फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर। ठीक है, चलो सबसे पहले तो 4 कॉलम बना लो। डेबिट साइड में 2 कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज आवर डेबिट साइड, एंड सिमिलर पर्टिकुलर्स और अमाउंट 2 कॉलम क्रेडिट साइड। सबसे पहले मटेरियल का एक्सपेंस लिख लो 2,40,000 टू मटेरियल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दैट इज सजेस्टेड आंसर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग आप देख ही रहे हो। इसके बाद अभी कॉस्ट एफएम जो है ओल्ड सिलेबस का, ओएमएसएम जो है ओल्ड सिलेबस का, न्यू सिलेबस में एफएमबीडीए, ओएमएसएम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनके मॉडल क्वेश्चन पेपर आने वाले इंटर वालों के लिए। फाइनल के लिए भी एससीएम और एसएफएम का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, ओल्ड और न्यू। और ओल्ड सिलेबस में आई थिंक जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे लगता है कि एक ही सेट आएगा, न्यू सिलेबस के लिए 2-2 सेट आएंगे, तो दूसरे सेट का भी हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। कोशिश रहेगी कि इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के आने से पहले पहले हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए, ताकि हम उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके। बाई चांस इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन पहले आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिटेल्ड में आपके साथ इंस्टीट्यूट के जो सॉल्यूशंस है वो डिस्कस करेंगे। चलो मटेरियल के बाद वेजेस लिखो 3,28,000 टू वेजेस 3,28,000। इसके बाद प्लांट का डेप्रिशिएशन लेना आपने 20%, टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट, टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 40,000 का 20%, 8,000 रुपए। इसके बाद ओवरहेड 17,200, ओवरहेड्स 17,200। इसके बाद क्रेडिट साइड में आपके पास मटेरियल बच गया 20,000 का, तो भाई मटेरियल एट साइट या एट एंड मटेरियल है आपका 20,000 रुपए का। बस सर ज्यादा कुछ था नहीं, तो ये आपके पास आपकी वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी, जिसको आप कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट भी बोल सकते हो या फिर वर्क्स कॉस्ट बोल सकते हो। करो जरा डेबिट साइड का टोटल और बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट साइड की अमाउंट कैलकुलेट कर दो। यह आ गया 5,93,200, 5,93,200 माइनस में 20,000, 5,73,200। सर ये 5,73,200 जो है ये वर्क्स कॉस्ट आप आगे कैरी कर लो, 5,73,200। अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा कि 4,80,000 रुपए हमें कैश रिसीव हो चुका है और ये 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड आपका 6 लाख है और पूरे क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड ना तो गिवन है ना कैलकुलेट करने का डेटा गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी थोड़ी ना कि वर्क अनसर्टिफाइड होगा ही। तो यहां से आपको आपका नॉशनल प्रॉफिट पता चल जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। बैलेंसिंग फिगर में आपको यहां पे नॉशनल प्रॉफिट पता चल जाएगा। 6 लाख में से इसको माइनस कर दो, यह आ जाएगा 26,800। सर 26,800 हमारा नॉशनल प्रॉफिट आ गया, और जो नॉशनल प्रॉफिट होता है वो हम आगे कैरी कर लेते हैं बाई नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट आ गया 26,800। अब इसके दो पार्ट होते हैं, वन इज ट्रांसफर टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बच जाएगा दैट विल बी इन रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस, बैलेंसिंग फिगर में। सर इसके लिए आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। वर्क सर्टिफाइड हमने अभी अभी कैलकुलेट किया दैट इज 6 लाख, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही मेंशन है दैट इज 12 लाख, तो 50% आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। फिफ्टी परसेंट आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा, और 50% एग्जैक्ट पे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मूला अप्लाई होता है 2/3 मल्टीप्लाई बाई नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। 2/3 मल्टीप्लाई बाई नॉशनल प्रॉफिट है 26,800 मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव्ड जो है वो तो वर्क सर्टिफाइड का 80% है ही, क्वेश्चन नहीं बता रखा है, तो सीधा सीधा 80% भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज फिगर भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा 14293 14293 दैट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बैलेंस बच गया 26,800 में से 12,507 दैट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस। इस तरीके से ये 5 नंबर का सिंपल, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सॉल्व करना था। इसके बाद जैसा कि हमें पता है सर लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी रहा करता है। अगर आपको प्रैक्टिकल आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि 5 क्वेश्चन आपको 7 में से अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 75 मार्क्स के 75 मार्क्स के इजीली आपको प्रैक्टिकल मिल रहे हैं, तो सजेशन मेरा यही है गो फॉर प्रैक्टिकल। फिर भी आप कहते हो सर मैं तो पढ़ के ही नहीं गया, मुझे तो थ्योरी लिखनी है तो लिखो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 15 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें आपको 4 शॉर्ट नोट गिवन होंगे, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं 5-5 नंबर के। कॉस्ट अब्जॉर्प्शन ओवरहेड में, जस्ट इन टाइम मटेरियल का, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड कॉस्ट शीट में आपको देखने को मिल जाता है। तो सर इसमें शॉर्ट नोट लिखना है 5-5 नंबर के लिए, जो आप इजीली लिख सकते हो अगर आप थ्योरी पढ़ के ही गए हो तो, और अदरवाइज मैं तो ये सजेस्ट करता हूं अपना एक तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी पे कॉन्सेंट्रेट करो, जो कि 10-12 मिनट में आप इजीली कर पाओगे, और उसके अलावा 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो अटेम्प्ट करो। इससे आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, और फालतू नंबर कटने के कहीं चांसेस नहीं है। आप थ्योरी लिखना शुरू करते हो 5 नंबर के लिए, कितना भी अच्छा लिख लो, एग्जामिनर 3 नंबर 4 नंबर के आसपास देगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी लिख रहे हो, जबकि आपके पास प्रैक्टिकल करने के ऑप्शंस भी हैं, तो सर कहीं ना कहीं थ्योरी क्वेश्चन तब अटेम्प्ट करो जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए, और प्रैक्टिकल देखो पढ़ के तो जानी है, केवल थ्योरी पढ़ के पास तो हो नहीं सकते। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी सेट 1 कॉस्ट अकाउंटिंग ओल्ड सिलेबस का, दैट इज सिलेबस 2016 का, जो हमने यहां पे डिटेल्ड डिस्कशन किया है, और अभी इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर इसके आए भी नहीं है, उससे पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, एजुकेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनको भी फायदा लेने दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द पर्पज ऑफ फ्री टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर नोटिफिकेशन और आवर ऑफर्स के लिए, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए जो मैंने आपके सामने ये सॉल्यूशंस बनाए इसका, तो एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे व्हाट्सएप कीजिए सिलेबस 2016 कॉस्ट अकाउंटिंग एमटीपी सेट 1 दिसंबर 2023, आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमटीपी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।